हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, मैं हूं श्रवण गोस्वामी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, आज हम लोग इससे पूरा लेसन एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट, इससे पहले मैं आप लोगों को जीवों में जनन, ठीक है, और पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन लेसन पढ़ा चुका हूँ। फुल चैप्टर इन वन वीडियो, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग जल्दी से इस चैनल को ग्रो कराइए। ठीक है, बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं। आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब मैं आप लोगों को ऐसे सीरियल से वीडियोज प्रोवाइड करूंगा। यहाँ चैप्टर नंबर 3 है। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें लैंगिक जनन। सपोर्ट जरूर कीजिए स्टूडेंट। अभी भी 10 के सब्सक्राइबर नहीं है, आप लोग इसे जल्द से 1 लाख सब्सक्राइबर पहुंचाइए। ठीक है, देखो लैंगिक जनन, दो जनक, देखो इसमें जो होता है स्टूडेंट, दो जनक होते हैं। जनक क्या है? जैसे नर और मादा। नर और मादा क्या है? जनक है। और ये जनक क्या है? देखो ये जनक है। इसमें अगर एक नर है तो ये एक जनक है और मादा एक जनक है। ठीक है, अलग अलग जनक है। तो दो जनक, नर व मादा। इसमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है। इससे नई संतान का निर्माण होना ही लैंगिक जनन कहलाता है। देखो स्टूडेंट, जो नर होते हैं और मादा होते हैं, देखो इनमें दो जनक हैं, नर और मादा। अब नर और मादा से जब नई संतान की उत्पत्ति होती है तो वो आपका लैंगिक जनन कहलाता है। अब इससे अलैंगिक जनन क्या होगा? जब किसी एक जनक से संतान की उत्पत्ति हो जाए तो वो आपका अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें केवल लैंगिक जनन की बात करनी है, क्योंकि मानव जनन में हमें लैंगिक जनन ही देखना है। ठीक है, तो लैंगिक जनन में क्या है? दो जनक नर व मादा से नई संतान का निर्माण होना ही लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर नर हो और मादा हो, उससे कोई नई संतान की उत्पत्ति हो, निर्माण हो, तो वो आपका स्टूडेंट लैंगिक जनन कहलाता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा चित्र से समझा दूं ताकि आप लोगों का जो कंफ्यूजन है ना वो दूर हो जाए। देखो चित्र से समझो, चित्र बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। चित्र से ज्यादा समझा पाऊँ। देखो अगर देखो एक जो व्यक्ति होता है, एक चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसमें जो देखो ये मैंने मान लिया नर, यानी कि नर पुरुष। ठीक है, नर क्या है? पुरुष है। अब देखो इसमें मादा, देखो चाहे नर हो और चाहे मादा हो, दोनों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है इसमें 46 होती है। ठीक है, इससे आप लोग कह सकते हो स्त्री। ठीक है, 46 ही होती है। दोनों में गुणसूत्र जो क्रोमोसोम की संख्या होता है 46 होता है। अब देखो पुरुष में 46 गुणसूत्र, मादा यानी कि स्त्री में 46 गुणसूत्र। अब इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा देखो ये जो होते हैं स्टूडेंट 23 गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, 23 गुणसूत्र और यहाँ भी 23 गुणसूत्र, और इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। यहाँ भी 23 गुणसूत्र और यहाँ भी 23 गुणसूत्र। ठीक है स्टूडेंट, 23 गुणसूत्र। और यहाँ होता क्या है? दोनों में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन, और इसमें भी वही होता है अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ से क्या होगा स्टूडेंट? ये आपका क्या है? ये आपका है नर युग्मक। अगर मैं इसे एक को मान लूँ 23 नर युग्मक है। ठीक है, नर युग्मक, और ये मादा युग्मक, मादा युग्मक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट इससे क्या होगा? जब इन दोनों से जब फ्यूज होगा, संलयन होगा, तो क्या होगा? ये 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, और ये जो हो स्टूडेंट ये होगा नया संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। इसका जिसका गुणसूत्र होगा 46, यहाँ नया संतान बना। ठीक है, यहाँ क्या बना? नया संतान। ठीक है, जिसे आप लोग कह सकते हो युग्मनज। युग्मनज, ठीक है, भ्रूण से नए संतान की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो यही होता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन बहुत ही ज्यादा इजी है, आप लोग इसे नोट कर लो स्टूडेंट। नोट करने के बाद आप लोग आगे देखिए। देखो इनमें 3 घटनाएं होती हैं। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन की पहले की घटना होती है। सेकंड आपका निषेचन, और थर्ड है निषेचन पश्च घटना। देखो स्टूडेंट निषेचन पूर्व घटना में आपका आता है, देखो जो आपके मादा जननतंत्र, नर जननतंत्र ये सब होते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। निषेचन पूर्व घटना में देखो युग्मक जनन आता है। युग्मक जनन, युग्मक जनन में क्या आते हैं? शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, अंडाणु जनन या अंड जनन। ठीक है, इन दोनों को समझना पड़ेगा। और युग्मक स्थानांतरण, जिसमें युग्मकों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, देखो ये देखो यहाँ आता है टॉपिक निषेचन पूर्व घटना, और ये है निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो इसे हम लोग सबको सीरियल बाय सीरियल समझेंगे। देखो स्टूडेंट यहाँ मैं आप लोगों को एक बताता हूँ युग्मक जनन क्या होता है। ठीक है,
देखो स्टूडेंट, युग्मक जनन जिसमें जनन शब्द जुड़ जाए उसमें समझ लो उसी चीज का निर्माण होता है। जैसे देखो वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा लघु बीजाणु जनन, वह प्रक्रिया जिसमें लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है वो लघु बीजाणु जनन कहलाता है। वैसे युग्मक जनन में वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, मतलब युग्मकों का जनन होना ही युग्मक जनन कहलाएगा। तो वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण 2 प्रकार से होता है, एक तो शुक्र जनन, एक अंडाणु जनन। नर में जो होता है स्टूडेंट, नर में शुक्राणु, ठीक है, और इसमें शुक्राणु, देखो शुक्र जनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है और अंडाणु जनन द्वारा अंड कोशिका का निर्माण होता है। ये कैसे होता है, ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन लास्ट तक देखना क्योंकि ये प्रोसेस में आप लोगों को इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आप लोग खुद कहोगे सर मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ शुक्र जनन और अंड जनन, अंडाणु जनन, इन दोनों को समझिए। ठीक है, इसे देखो शुक्र जनन जो शुक्राणु होता है वो नर में पाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु, और अंडाणु, अंडाणु जनन जो मादा में पाया जाता है। ठीक है, अंड कोशिका। अब हम लोग इससे पहले हम लोग समझ लें नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, फिर नर में जो शुक्राणु जनन होता है, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, और मादा में अंडाणु यानी कि अंड कोशिका का निर्माण कैसे होता है, इसे हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक देखते रहिए। अब देखो स्टूडेंट, जिस तरह मैं आप लोगों को नर जनन में समझाऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो मैं आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा, विसरण, अधिविसरण, सब कुछ शिशन, ठीक है, सब कुछ को मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा डिटेल में। कोई आप लोग चिंता ना कीजिए, ठीक है। आप लोग एक एक टॉपिक को समझिए। आप लोग पहले समझे लैंगिक जनन, फिर आप लोगों ने समझा युग्मक जनन, अब हम लोग समझेंगे नर जनन तंत्र। ठीक है, इसमें जनन ही होगा क्योंकि इसका नाम ही है मानव जनन, यानी कि मानव का जनन होना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखो नर जनन तंत्र में, इसमें हम लोग पहले समझेंगे प्राथमिक लैंगिक अंग, मतलब जो नर जनन तंत्र होते हैं उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं। ठीक है, अब आप लोग नर जनन तंत्र का मैं आप लोगों को चित्र भी समझाऊंगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों को चित्र भी समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, देखो इसमें युग्मक का निर्माण होता है, मतलब जो होता है इसमें युग्मक का निर्माण होता है, विसरण में युग्मक का निर्माण होता है। देखो ये जो होते हैं इसमें युग्मक का निर्माण होता है। अगर प्राथमिक लैंगिक अंग देखा जाए तो प्राथमिक लैंगिक अंग में युग्मकों का निर्माण होता है। अब कोई पूछे युग्मक का निर्माण कहाँ होता है, तो विसरण में होता है, विसरण। ठीक है, तो युग्मक का निर्माण क्या होता है, विसरण में होता है। तो प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है, विसरण। ठीक है, क्या है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है और विसरण में युग्मक का निर्माण होता है। जो विसरण होता है स्टूडेंट, विसरण किसमें उपस्थित होता है, विसरण जो होता है स्टूडेंट विसरण कोष में उपस्थित होता है। ठीक है, तो विसरण कोष के अंदर विसरण उपस्थित होता है। तो अगर कोई पूछे विसरण किसमें उपस्थित होता है, तो विसरण कोष में उपस्थित होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो ये जो होता है स्टूडेंट, इसमें युग्मक का निर्माण होता है और विसरण में युग्मक का निर्माण होता है। अगला द्वितीयक लैंगिक अंग, प्राथमिक लैंगिक अंग समझ में आ गया। प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है विसरण होता है, लेकिन अगर द्वितीयक लैंगिक अंग देखा जाए, जो द्वितीयक लैंगिक अंग होता है, देखो जो स्टूडेंट द्वितीयक लैंगिक अंग होता है वह अंग जो जनन में थोड़ा सहायता करती है, मतलब जो जनन होता है, मतलब मानव जनन होता है उसमें थोड़ा सहायता करती है। ठीक है, कौन, द्वितीयक लैंगिक अंग, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शिशन आदि। और अगर देखा जाए महिलाओं में यानी कि मादाओं में तो वो गर्भाशय, योनि, ठीक है, आदि ये सब जो होते हैं ना, ये सब मादा में होते हैं। ठीक है, तो मतलब आप लोग समझिए, अभी मैं आप लोगों को मादा जनन तंत्र में इनके जो है द्वितीयक लैंगिक अंग बताऊंगा। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक अंग जो है उसे बताऊंगा। इसमें जो नर में होते हैं वह अंग जो जनन में थोड़ा सहायता करती हैं, जिन्हें कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय और शिशन। ठीक है, इन सबको मैं आप लोगों को चित्र में पहले समझा दूं, इनके जो अंग होते हैं मादा नर जनन अंग। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझिए प्राथमिक लैंगिक अंग और द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, अब हम लोग इनके भागों को देखेंगे। पहले आप लोग चित्र समझ लो, फिर भागों को देखेंगे। ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, ये है स्टूडेंट मादा जनन तंत्र। क्या है, सॉरी स्टूडेंट, नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र का चित्र है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, बायोलॉजी का है। ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं बनाया है। ठीक है, इसे मैं बहुत ही मतलब जल्द से बनाया है। देखो ये जो होता है स्टूडेंट, ये जो नलिकाएं होती हैं शुक्रवाहिनी होती हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी होती हैं। और ये जो होते हैं स्टूडेंट, ये विसरण है, ये विसरण है जो विसरण कोष के अंदर उपस्थित होता है। और ये जो होता है स्टूडेंट, ये जो होता है ये, ठीक है, ये शिशन है। शिशन क्या होता है, मतलब शिशन लटका सा रहता है। ठीक है, शिशन। और ये जो होता है स्टूडेंट, शिशन
मुंड, ठीक है, सीसल मुंड। और ये इसके अंदर मूत्राशय होता है, मूत्राशय जहाँ मूत्र इकट्ठा रहता है, और ये है शुक्राशय, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को बता दूं, छोटे छोटे पॉइंट याद रखना, ये मूत्राशय है, ये शुक्राशय है, ये विसरण है, ये सीसन है, ये शुक्रवाहिनी है। क्या आपको हार्ड लगा इसमें? देखो चित्र को बना लिया अगर, तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। देखो मैंने इसे जल्दी में बनाया है, ठीक है, लेकिन आप लोग इससे भी अच्छा बनाने की प्रैक्टिस करो। मैं आप लोगों को अगर बनाने को बताऊंगा तो बहुत ही अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ये आपकी शुक्रवाहिनी, ये जो है नलिकाएं शुक्रवाहिनी है, ये मूत्राशय, ये शुक्राशय, ये विसरण, ये सीसन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब हम लोग इनके भागों को देखते हैं। नंबर फर्स्ट विसरण। विसरण जो है प्राथमिक लैंगिक अंग है, इसे हम लोग ध्यान से समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखो विसरण की बात आती है। देखो विसरण जो होता है, यह मनुष्य में एक जोड़ी पाया जाता है। एक जोड़ी का अर्थ दो, मतलब इनकी संख्या दो होती है, ठीक है। मनुष्य में एक जोड़ी का अर्थ, जोड़ा का अर्थ क्या होता है? दो, मतलब एक और एक दो, ठीक है। तो ये दो होते हैं, मतलब इसे हम लोग कह सकते हैं एक जोड़ी पाया जाता है। नर में ये क्या होता है? नर में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, क्या विसरण आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2.5 सेंटीमीटर मोटा तथा 20.25 ग्राम वाले गुलाबी, मतलब इसका जो भाग होता है 20.25, ठीक है, वाले गुलाबी रंग के 2 अंडाकार विसरण होता है। मतलब एक जोड़ा यानी कि 2 अंडाकार विसरण होते हैं एक नर में, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। एक नर में 2 अंडाकार विसरण होते हैं जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, मोटाई 2.5 सेंटीमीटर एंड अगर इनका वेट देखा जाए तो 20.25 ग्राम, ठीक है। गुलाबी रंग के होते हैं, इतना याद रखना। गुलाबी रंग के 2 विसरण होते हैं, ठीक है, यानी कि एक जोड़ा होता है। शिशु अवस्था में या वृक्कों के पास, ठीक है, अगर देखा जाए तो शिशु अवस्था जो होता है, छोटी अवस्था में, ये विसरण के पास, वृक्क के पास, वृक्कों के पास तथा वश्यक अवस्था में विसरण कोष में आ जाता है। देखो ये जो होता है ना, ये अगर देखा जाए शिशु अवस्था में तो ये वृक्क जानते हो ना, वृक्कों के पास होते हैं, किडनी, ठीक है। लेकिन अगर वश्यक अवस्था में देखा जाए तो वश्यक अवस्था में ये विसरण कोष में उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन? जो आपका विसरण है, ठीक है, विसरण जो है वो विसरण कोष में उपस्थित होता है, कब? वश्यक अवस्था में, ठीक है। अब आता है अधिविसरण। अधिविसरण देखो स्टूडेंट, अधिविसरण जो होता है यह 6 मीटर लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना रहता है। जो अधिविसरण होता है स्टूडेंट, ये लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है, ठीक है। हम लोग इनकी कार्य को देखेंगे। देखो स्टूडेंट, अधिविसरण का जो कार्य होता है वो क्या होता है? विसरण जो होते हैं, विसरणों मतलब विसरणों 2 संख्या होती है, इसलिए इन्हें बहुवचन लिखें। विसरणों से निकलने वाली शुक्राणुओं, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। मतलब जो अर्धविसरण होता है ना, ये क्या करता है? जो विसरण होते हैं, विसरण से निकलने वाली शुक्राणुओं को मतलब मार्ग प्रदान करता है, शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए मार्ग प्रदान करता है। देखो जो शुक्राणु होते हैं उन्हें शुक्रवाहिनी में पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। ये जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु, इन्हें शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए जो मार्ग प्रदान करता है उसी को अधिविसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिविसरण। देखो स्टूडेंट, मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे अगर देखो शुक्राणुओं को, अगर मतलब कोई चीज है उसे अगर जो मार्ग प्रदान करता है, जैसे शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी में पहुंचाने के लिए जो मार्ग प्रदान करता है उसी को हम लोग अधिविसरण कहते हैं या अधिविसरण का कार्य कहते हैं। मतलब इसका कार्य हो गया ना, वो कोई कार्य किया, ठीक है, यहाँ से देखो यहाँ से या यहाँ तक गया तो कुछ कार्य तो किया, ठीक है, फिजिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। तो मतलब अगर ये शुक्राणुओं को शुक्रवाहिनी तक ले गए तो ये डब्ल्यू यानी कि कार्य किया, ठीक है। तो मतलब इसका अधिवृक्क का कार्य हो गया, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? डीपली समझो, कुछ है नहीं। देखो सीसन क्या होता है? सीसन जो होता है नर में वेलनाकार मैथुनांग या लिंग है। सीसन आप लोग जानते होंगे, देखो अभी चित्र में आप लोग समझे होंगे। सीसन जो होता है नर भाग में, नर में वेलनाकार, ये इसका आकार क्या होता है? वेलना आकार होता है। मैथुनांग या लिंग होता है। यह त्वचा से ढका तथा उदर से लटका होता है। मतलब ये त्वचा जो होती है, त्वचा स्किन से ढकी होती है, ठीक है, ऊपर से ढकी होती है तथा उदर से लटका होता है, ठीक है, समझ में आया? तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मतलब आपको नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि इस लेसन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही 2 टॉपिक हैं,
ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब आती है, देखो यहाँ मैंने आप लोगों को बता दिया कुछ टॉपिक्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सहायक ग्रंथि, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। देखो नंबर 1 शुक्राशय ग्रंथि। देखो जो शुक्राणु होती हैं उसमें शुक्राशय ग्रंथि होती है। तो शुक्राशय ग्रंथि देखो यह तरल का श्रावण करती है। तरल का श्रावण क्या, जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। जो शुक्राशय ग्रंथि होता है स्टूडेंट, वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, मतलब वो तरल होता है वीर्य, तो उसका जो अधिकांश भाग बनाता है वो ग्रंथि कौन सी है, शुक्राशय ग्रंथि। इसमें प्रोटीन एंड फेटोस होता है, ठीक है, फेटोस, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन और फेटोस, तो देखो यह तरल का श्रावण करता है, ये समझ में आया, तरल का स्राव करता है और जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, ये जो होता है स्टूडेंट, वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, ठीक है। बायोलॉजी पढ़े होंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है स्टूडेंट, दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है। जो प्रोस्टेट ग्रंथि होता है स्टूडेंट, दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करती है। देखो स्टूडेंट, क्षारीय पदार्थ क्यों स्रावित करती है, देखो जो मूत्र होता है वो अम्लीय होता है, ठीक है। अब अम्लीय होने के कारण अगर हम उसकी अम्लीयता को नष्ट ना करें तो मतलब त्वचा पर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो अगर प्रोस्टेट ग्रंथि ना हो तो इसकी अम्लीयता कैसे खत्म किया जाए। तो अगर देखो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है दुधिया क्षारीय पदार्थ का स्रावण करता है, ये दुधिया होता है क्षारीय पदार्थ का स्रावण करता है, यह मूत्र की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, मतलब जो मूत्र में जो एसिड की मात्रा होती है उसे खत्म कर देता है। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। देखो इनके कार्य है, शुक्राशय ग्रंथि के क्या है, यह तरल का स्रावक कर रहा है जो वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है, दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। ये जो होता है स्टूडेंट, दुधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है, ये जो होता है मूत्र की अम्लता को नष्ट करता है, ठीक है। नर जनन तंत्र, ठीक है, समझ में आ गया। देखो नर जनन तंत्र में इतना ही लिखना है, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक लिखो, वरना समझ में नहीं आएंगे तो बाद में आप लोग पछताओगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहना। ये देखो आप लोगों का ये समाप्त हुआ। अब हम लोग आएंगे अगला टॉपिक जो कि मादा जनन तंत्र है। अगर नर जनन तंत्र समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर नर जनन तंत्र समझ में आ गया हो तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखो द्वितीयक लैंगिक अंग, मतलब एक आप लोगों को बताना है नर जनन तंत्र में द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है। और दूसरा विसरण जो होता है स्टूडेंट, अधिविसरण का एक कार्य बताना है। क्या, अधिविसरण जो है उसका एक कार्य। फिर हम लोग आगे देखते हैं मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में देखो स्टूडेंट इनकी बहुत सारी द्वितीयक जनन अंग हैं, ठीक है। ऐसे नर में भी होते हैं लेकिन मैं आप लोगों को छोटा सा मतलब बताया हूँ। देखो प्राथमिक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग एक जोड़ी अंडाशय है, उसमें क्या था स्टूडेंट, अभी मैंने आप लोगों को बताया है नर जनन अंग में जो प्राथमिक जनन अंग था वो क्या था, वो था विसरण। क्या था, एक जोड़ी विसरण, ठीक है, या विसरण कह सकते हो। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं स्टूडेंट मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र को समझ लो, ठीक है। देखो मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक लैंगिक अंग है वो क्या है, प्राथमिक जनन अंग वो है एक जोड़ी अंडाशय, ठीक है। अगर नर में और मादा दोनों में समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे द्वितीयक लैंगिक अंग। द्वितीयक लैंगिक अंग देखो स्टूडेंट, इसमें गर्भाशय है। क्या होता है, गर्भाशय। गर्भाशय कितना होता है, एक गर्भाशय पाया जाता है, ये इनकी प्राथमिक लैंगिक अंग है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड है एक जोड़ी गर्भाशय, एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, सॉरी ग्रीवा, ग्रीवा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को चित्र में समझाऊंगा, ठीक है। ग्रीवा आप लोग समझ जाओगे। यहाँ मैं एक छोटा सा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिंपली छोटा सा बना के समझा रहा हूँ, ठीक है। वैसे ही देखो स्टूडेंट मैं आप लोगों को सबसे बेहतरीन समझाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिखो। देखो ठीक है, समझो, इसी से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। देखो गर्भाशय, गर्भाशय कौन सा है स्टूडेंट, ये, ठीक है। और एक जोड़ी ग्रीवा, ये जो नीचे होती है ना, ये ग्रीवा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को चित्र में समझाऊंगा। एक योनि, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, ये है योनि, ये, ठीक है,
ये अंदर जो होता है वो होता है गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, अब आगे देखो, बाह्य जनन केंद्रियां, एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, एक जोड़ी अंडवाहिनी। अंडवाहिनी ये है, ठीक है, समझ में आया। देखो स्टूडेंट ध्यान से समझो, द्वितीयक जनन अंग जो है गर्भाशय है, सेकंड है एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, एक थर्ड है एक योनि, और फोर्थ है बाह्य जननेंद्रिया, और आपका 5 है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां, 6 है एक जोड़ी अंडवाहिनी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। ठीक है, ये आपका हो गया मादा जनन तंत्र। नंद जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र में मैंने आप लोगों को अभी प्राथमिक अंग और द्वितीय अंग समझाया, आप हम लोग देखेंगे आगे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ आप लोगों को एक सुंदर सा चित्र दिख रहा होगा, वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा पहले। ठीक है, चित्र से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। चित्र में ये थोड़ी लाइनें, हाँ देखो ड्राइंग में आप लोगों को ये जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे सर चैप्टर 3, इसलिए मैं आप लोगों के लिए जल्दी से तैयार किया हूँ चैप्टर 3। ठीक है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ, ये है गर्भाशय, ये जो अंदर होता है इसे क्या कहते हैं, गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय, और ये अंदर जो होता है ये होता है गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा। ठीक है स्टूडेंट, गर्भाशय ग्रीवा, ये जो एक जोड़ी यौन पाई जाती है, एक जोड़ी यौन पाई जाती है, ये क्या है, अंडाशय। अंडाशय कितना पाया जाता है, एक जोड़ी। ये क्या है, प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, प्राथमिक जनन अंग है। आगे देखो स्टूडेंट, ये जो है ये क्या है, दोनों तरफ जो है एक जोड़ी, वो है अंडवाहिनी। क्या है, अंडवाहिनी। तो यहां से आपको सब कुछ क्लियर हुआ। चित्र में कुछ है नहीं, अंडवाहिनी ये भी इधर वही है, अंडाशय। ठीक है, देखो अब अच्छा लग रहा होगा, अंडाशय। ठीक है, कुछ है चित्र में, कुछ नहीं है। अंडाशय इधर, ये अंडाशय, ये गर्भाशय ग्रीवा, ये योनि, ये गर्भाशय, ये अंडवाहिनी। तो ये था क्या, यहां मैं आप लोगों को बता दूं, मादा जनन तंत्र का चित्र। क्या था, मादा जनन तंत्र का चित्र। नोट कर लो सब। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक के इनके भाग को। नंबर फर्स्ट, अंडाशय। अंडाशय आप लोगों ने देखा चित्र में दो हैं। ठीक है, जो कि अंडवाहिनी उन्हें मतलब पकड़ी हुई है। ठीक है, तो कैसे इसे हम लोग डिटेल में बताएंगे। देखो, अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। आप लोगों ने देखा अंडाशय कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक जोड़ी पाया जाता है, दोनों मिलाकर एक जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ी पाया जाता है। अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। देखो, जो अंडवाहिनी होती है, अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। मतलब जो ये दोनों तरफ अंडवाहिनियां नहीं है, ये देखो समझो, ये अंडवाहिनी नहीं है, ये अंडवाहिनी को देखो, अंडाशय को अंडवाहिनी द्वारा ये जो गर्भाशय है ना, यहाँ पहुंचाया जाता है। ठीक है, गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है। जो अंडाशय होता है स्टूडेंट, जो एक जोड़ी पाई जाती है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, या एस्ट्रोजेन ग्रंथि का स्रावण करता है। ये जो होता है स्टूडेंट, एस्ट्रोजेन ग्रंथि का स्रावण करता है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजेन ग्रंथि का स्रावण करता है। तो ये था अंडाशय। अंडाशय क्या है, अंडाशय मादा में एक जोड़ी पाया जाता है। अंडवाहिनी द्वारा अंडाशय को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अंडाशय अंतःस्रावी ग्रंथि है, यह एस्ट्रोजेन ग्रंथि का स्रावण करता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या है, अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन चित्र में समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम लोग अंडवाहिनी को समझेंगे। देखो, यह 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये मतलब क्या होता है, अंडवाहिनी जो होता है 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, तो यह कुंडलित नलिका होती है। मतलब ये एक जोड़ी पाई जाती है, तो ये कुंडलित नलिका होती है, जो गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होती है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, जो अंडवाहिनी है ना, ये देखो गर्भाशय है, ये गर्भाशय के दोनों ओर है, फर्स्ट सेकंड। तो अंडवाहिनी एक जोड़ी पाया जाता है, जो गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होता है। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर रखना। ठीक है, देखो ये गर्भाशय के दोनों ओर ये मादा जनन तंत्र में पाया जाता है। ठीक है,
ठीक है। जो गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होता है क्या, अंडवाहिनी, ये 10 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है या कुंडलित नलिका होती है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अब इनके कार्य क्या है, अंडाशय को अंडवाहिनी, देखो जो अंडाशय होता है ना, ये अंडाशय प्राथमिक जनन को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाता है। मतलब जो अंडाशय होता है उसे अंडवाहिनी गर्भाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी क्या करता है, गर्भाशय में पहुंचाता है। मतलब अंडवाहिनी एक मार्ग जैसा होता है, तो उसमें जब अंडाशय जाता है तो वो उसे गर्भाशय तक पहुंचाता है और इसे निषेचन नली भी कहते हैं। ठीक है, जो पॉइंट याद रखना, लास्ट में पूछूंगा मादा जनन तंत्र पढ़ाने के बाद, तो इसे निषेचन नली भी कहते हैं। किसे, जो अंडवाहिनी होता है, अंडवाहिनी को निषेचन नली भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक क्लियर हुआ, अंडवाहिनी के कार्य कंप्लीट हुए। अंडाशय को अंडवाहिनी गर्भाशय के अंदर पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ ता कर दीजिए, और इसे निषेचन नली भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे गर्भाशय। गर्भाशय क्या होते हैं, देखो दोनों अंडवाहिनियां, देखो अभी आप लोगों ने देखा अंडवाहिनी दोनों दोनों अंडवाहिनियां जो होती हैं गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होती हैं, तो दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करती हैं। जो दोनों अंडवाहिनियां हैं ये मिलकर, एक जोड़ी जो अंडवाहिनी होती हैं ये मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। ठीक है, दोनों अंडवाहिनी मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इनका ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सकरा होता है। इनके ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सकरा होता है। अभी मैं आप लोगों को चित्र में समझाता हूँ क्या है। दोनों अंडवाहिनी मिलकर एक गर्भाशय का निर्माण करती हैं। इनका ऊपर का भाग चौड़ा तथा नीचे का भाग सकरा होती हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा दूं, चित्र में देखो स्टूडेंट, इनके ऊपर का भाग चौड़ा लग रहा होगा। अगर आप लोग स्केल से नाप लें तो इनके यहाँ का भाग जो है ना वो चौड़ा लगेगा, यहाँ का भाग कम लगेगा, वैसे भी दिख रहा है। तो ये था, आगे देखते हैं। अभी और है, गर्भाशय हो गया ना, तो उसके आगे अब गर्भाशय के कार्य देख लीजिए। गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। देखो स्टूडेंट, गर्भाशय जो दोनों अंडवाहिनियों से मिलकर बना होता है, इसमें भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, यहाँ एक मेन पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखना। ठीक है स्टूडेंट, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। कहाँ होता है, गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, सेकंड है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ को शिशु से बाहर निकाला जाता है। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें शिशु के द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अब योनि की बारी आती है। योनि यह 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। योनि जो होता है स्टूडेंट वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है, नली के आकार की होती है। मादा में मैथुनांग अंग है, ये जो है मादा में मैथुन अंग है। ठीक है, योनि अम्लीय होता है। ये जो होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है, अम्लीय होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एबिसिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एबिसिक अम्ल। अगर अम्ल पाया जाएगा तो वो अम्लीय होगा ही, अगर अम्ल पाया जाएगा तो वो अम्लीय है। तो इसलिए योनि में क्या होता है, एबिसिक अम्ल पाया जाता है, इसलिए अम्लीय होता है। इसलिए जो होता है 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है, ये मैथुन अंग है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है स्टूडेंट मादा जनन तंत्र कंप्लीट हुआ। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन पहला, किस नली को निषेचन नली भी कहा जाता है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। ठीक है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप लोग अगला क्वेश्चन बताइए, गर्भाशय का कोई एक कार्य। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक। अगला है शुक्राणु की संरचना। देखो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है छोटे क्वेश्चन में। शुक्राणु की संरचना, फिर हम लोग आगे कुछ जो डिटेल में पढ़ेंगे शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, जो हमारा अगला टॉपिक होगा। देखो स्टूडेंट, शुक्राणु जनन का अर्थ क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण कैसे होता है, और अंडाणु जनन का अर्थ होता है अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, अंडो कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उन दोनों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, लेकिन इसे ध्यान से समझो, फिर हम लोग उसे देखेंगे। देखो अब हमारा आता है शुक्राणु की संरचना। ठीक है, शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छ युक्त कोशिका है। जो शुक्राणु होती है स्टूडेंट, वो एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छ युक्त कोशिका है। मतलब इसमें पूंछ भी पाया जाता है। ठीक है, किसमें, शुक्राणु में। तो ये पुच्छ युक्त कोशिका है, एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छ युक्त कोशिका है। ठीक है, समझ में आया।
जो पोषक तरल वीर्य में रहती हैं। ये जो होते हैं तो शुक्राणु ये पोषक तरल वीर्य में रहती हैं। जो पोषक तरल वीर्य होता है उसमें ये रहती हैं, ठीक है। यह नर युग्मक है। ये जो होता है स्टूडेंट नर युग्मक होता है, ये नर में पाया जाता है। क्या? शुक्राणु। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, ठीक है। पोषण तरल वीर्य में रहती हैं, यह नर युग्मक है, जिसका निर्माण शुक्राणु जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा शुक्राणु जनन, अगला टॉपिक, ठीक है। शुक्राणु जनन कोशिका, ठीक है, के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। इसका निर्माण जो होता है स्टूडेंट, शुक्राणु जनन अगर हम लोग करेंगे तो वहां शुक्राणुओं का निर्माण होगा। वीर में शुक्राणु होता है, जो वीर होते हैं स्टूडेंट, वीर में शुक्राणु होता है, ये समझ लेना, ठीक है। वीर में शुक्राणु होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने आप लोगों को पढ़ाया शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छयुक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर में रहती हैं। यह नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। वीर में शुक्राणु होता है, ठीक है। चित्र भी समझ लो, चित्र भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चित्र यहाँ है छोटा सा, ठीक है, ये चित्र है। देखो ये है एक शुक्राणु की संरचना, इस प्रकार से शुक्राणु होता है। अगर आप लोग देखो इसमें जो होती हैं ये अंदर जो है ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। क्या है? गुणसूत्र, ठीक है स्टूडेंट, ये गुणसूत्र है। अब देखो स्टूडेंट ये तो आपको पता होगा, कोई भी चीज है तो उसके ऊपर की चीज को सिर कहेंगे, ऊपर की चीज को सिर कहेंगे और नीचे की चीज को पूंछ कहेंगे। तो इसके ऊपर का जो ये चीज है ये आपका सिर है, जो शुक्राणु के ऊपर का होता है ये सिर होता है और ये पूंछ होता है, टेल होता है, वो हेड टेल, ठीक है, हेड टेल। और ये जो होता है स्टूडेंट ये होता है सेंट्रीड, ठीक है, सेंट्रीड होल्स, ठीक है। और ये जो है सर्पिलाकार शिश, ठीक है, और ये ग्रीवा, ठीक है, ये ग्रीवा। इस ग्रीवा और मादा जनन तंत्र की ग्रीवा में अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों को शुक्राणु की संरचना समझ में आ गया। शुक्राणु की संरचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या? मानव जनन तंत्र। देखो यहाँ मैंने पढ़ाया है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप लोगों को पहले पढ़ाया लैंगिक जनन। क्लियर है? नोट कर लिए होंगे आई होप, ठीक है। इसके चित्र भी नोट कर लीजिए। नर और मादा, इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, युग्मक, ठीक है, मादा युग्मक, नर युग्मक, और इससे युग्मनज या भ्रूण का निर्माण होता है। फिर देखो स्टूडेंट ये सब स्टूडेंट जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये सब निषेचन पूर्व घटना है, निषेचन की पहले की घटना, ठीक है। और युग्मक जन्म पढ़े हुआ प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, पढ़े, ठीक है, और नोट भी कर लिए होंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद मानव जनन तंत्र, जिससे हम लोग, और उसके अंतर्गत पढ़े पहले नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र पढ़े। फिर उसका चित्र भी देखे, काल भी देखे, भाग भी देखे। अब हम लोगों ने पढ़ा मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में पढ़ा प्राथमिक जनन अंग क्या है, आप लोग जानते होंगे, एक जोड़ी अंडाशय। अगर पूछा जाए नर जनन तंत्र में क्या है तो उसमें आपका जो एक जोड़ी विसरण होता है, ठीक है। और चित्र भी आप लोग बनाना सीख लीजिए क्योंकि चित्र भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो। फिर हम लोगों ने पढ़ा शुक्राणु की संरचना। शुक्राणु की संरचना में क्या है? कुछ नहीं है। शुक्राणु की संरचना में आप लोगों को शुक्राणु बनाना आना चाहिए। शुक्राणु अगर आप लोग बना लेते हैं तो कुछ नहीं है, शुक्राणु बनाइए और उनके ऊपर की चीज को सिर, नीचे की चीज को पूंछ कह दीजिए, और उसमें गुणसूत्र पाया जाता है सिर में, और ग्रीवा और सर्पिलाकार शीत। और शुक्राणु क्या है? शुक्राणु की संरचना में शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घाकार पुच्छयुक्त कोशिका है जो पोषक तरल वीर्य में रहती हैं। यह नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु जनन कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से होता है। वीर्य में शुक्राणु होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे शुक्राणु जनन, थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ध्यान से समझना स्टूडेंट। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है शुक्राणु जनन, ठीक है। शुक्राणु जनन, देखो स्टूडेंट शुक्राणु जनन को मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। यहाँ आप लोग लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। देखो इसमें लग गया है जनन, यानी कि शुक्राणुओं का जनन, ठीक है, शुक्राणुओं का जनन। तो देखो शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा, जो शुक्रजन कोशिका होती हैं, शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। देखो यहाँ एक कोशिका का मैंने नाम लिया है शुक्रजन कोशिका। तो इससे जो शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया होती है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे होता है। शुक्राणुओं की निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु जनन, ठीक है।
देखो स्टूडेंट, ये नर युग्मक है, नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है, ये तो आप लोग जानते होंगे, नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है। ठीक है, तो नर युग्मक में शुक्राणु पाया जाता है। तो अब हम लोग इनके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट। देखो मैंने यहां बनाया है 3 विस्तरण। ये क्या है? ये मैंने बनाया है 3 विस्तरण। ये विस्तरण है, ये भी विस्तरण है, और ये भी विस्तरण ही है। मैंने बनाया है 3 विस्तरण और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो इसमें 2 से 250 क्या 2 से 250 क्या होती हैं, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। 2 से 250 स्टूडेंट विस्तरण पालिका होती हैं। ये क्या है? विस्तरण पालिका। 2 से 250 विस्तरण पालिका होती हैं। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट, इसे एक विस्तरण में 2 से 250 विस्तरण पालिका होती हैं। अब देखो स्टूडेंट, अगले विस्तरण में आप लोग ध्यान दीजिए, यहां मैं आप लोगों को समझाता हूं। इसमें स्टूडेंट ये मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें स्टूडेंट ये है शुक्र जनन नलिका, जो 2 से 3 होती हैं। ठीक है, ये शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका जो 2 से 3 होती हैं, किसमें? एक विस्तरण में। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, शुक्राणु का निर्माण कैसे होगा। देखो इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। किसमें? ये जो आपका विस्तरण जनन जो आपका शुक्र जनन नलिका है, इसमें कई प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ठीक है, और यहाँ आप लोग देखिए स्टूडेंट, ये जो है स्टूडेंट, ये इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये इसमें ये देखो, ठीक है, ये विषण में इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण। तो शुक्राणु का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? शुक्राणु का निर्माण। अब देखो यहाँ मैंने 3 बताए। अब देखो स्टूडेंट, इसमें देखो कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। देखो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। अभी मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूं। ठीक है, इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं। ये पहली कोशिका शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका। ठीक है, ये क्या है? शुक्रजन कोशिका। अगर मैं इस कोशिका की बात करूं तो ये है सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका। ठीक है, मैं यहाँ भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, ये सर्टोली कोशिका है। अगर मैं बताऊं शुक्रजन कोशिका का कार्य, तो ये शुक्राणु का निर्माण होता है इनके द्वारा। ठीक है, शुक्रजन कोशिका द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। हम इसी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण करेंगे, शुक्रजन कोशिका के द्वारा। और सर्टोली कोशिका जो होती है स्टूडेंट, ये शुक्राणुओं को क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। किसको? जो शुक्राणु होते हैं उन्हें पोषण प्रदान करती हैं। तो इन दोनों कोशिका का भी हमें काम लगेगा, तो इसलिए आप लोग दोनों को याद रखना, माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो अब हम लोग आगे प्रोसेस को अच्छे से शुरू करते हैं। यहां देखो स्टूडेंट, यहां आप लोग लिखिए शुक्रजन कोशिका। ठीक है, यहां क्या लिखिए? शुक्रजन कोशिका। ठीक है, जो कि द्विगुणित होती है। ठीक है, द्विगुणित का अर्थ क्या हुआ? 2n, द्विगुणित होती है। ठीक है, ये क्या होती है? 2n। ये द्विगुणित है। ठीक है, अब यहां एक बार होगा समसूत्री विभाजन। यहां क्या होगा? एक बार होगा समसूत्री विभाजन।
समसूत्री विभाजन होगा तो फिर से वही चीज प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ फिर से हमें 2n को प्राप्त होगा। ठीक है, अब 2n फिर से प्राप्त हुआ। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ डिटेल में समझा, ये है शुक्रजन कोशिका, इसमें समसूत्री विभाजन हुआ। अब हमें करना है अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ये है प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं। अब हम लोग करेंगे अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट। यहां हम लोग करेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन जब हम लोग करेंगे तो ये जो n होते हैं, ये 2n जो है ना, वो n अलग हो जाएंगे। ठीक है, मतलब आगुणित तो हो जाएंगे, द्विगुणित से आगुणित तो हो जाएंगे। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे द्वितीयक। देखो ये प्राथमिक था, अब हम लोग इसे कहेंगे द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं। ठीक है, देखो कितना इजी है स्टूडेंट। मैंने किया क्या, यहाँ आपको एक द्विगुणित कोशिका लेना है जिसका नाम है शुक्रजन कोशिका। ठीक है, यहाँ आपको समसूत्री विभाजन करना है, फिर 2n होगा, फिर यहाँ अर्धसूत्री विभाजन nn अलग हो गया। फिर हमें यहाँ अभी अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट हुआ था, अब हमें स्टूडेंट अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड करना है। यहाँ हमें करना है अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड। यहाँ मैंने अभी तक ऊपर आप लोग देखिए अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट किया था, अब हम लोग करेंगे अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ से 2n एक आएंगे, मतलब n अलग हो जाएगा, फिर यहाँ से n जो है ना वो अलग हो जाएगा, मतलब 4 का निर्माण होगा n सब अलग हो गए। और इसे हम लोग कहते हैं क्या, शुक्राणु प्रसूत। क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूत। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो होते हैं स्टूडेंट शुक्राणु प्रसूत जो होते हैं विकसित होते हैं। ठीक है, विकसित होने के बाद क्या होता है, ये विकसित होने के बाद यहाँ देखो किसका निर्माण करेंगे, नीचे आप लोग देखना बहुत ज्यादा ध्यान से, यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 लाइनें बना दो और यहाँ जो है स्टूडेंट निर्माण करेंगे शुक्राणुओं का। ठीक है स्टूडेंट, शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। ऐसे ही होता है शुक्राणुओं का निर्माण। ठीक है स्टूडेंट, शुक्राणु आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, मतलब शुक्राणु का निर्माण करेंगे। अगर मैं इन्हें कहूं तो ये क्या है, शुक्राणु हैं। क्या है, शुक्राणु। ठीक है, नहीं समझ में आया है आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा, शुक्राणु जनन का अर्थ होता है शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, तो शुक्रजन नलिका, देखो शुक्रजन कोशिका द्वारा, मैंने नीचे क्या लिया था, जब मैंने प्रोसेस किया तो यहाँ मैंने क्या लिया है, शुक्रजन कोशिका तो ही लिया है। ये देखो यहाँ मैंने शुक्रजन कोशिका लिया है। अब शुक्रजन कोशिका के द्वारा ही अगर शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है तो क्या होगा, शुक्रजन कोशिका द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाता है। ठीक है, ये जो होता है शुक्राणु नर युग्मक होता है। ठीक है, मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है,
और यहाँ देखो मैंने लिया है 3 विसरण, और विसरण में यह है विसरण पालिका, यह है शुक्रजन नलिका जो कि 2 से 3 पाई जाती है, और यह है शुक्राणु का निर्माण ऐसे ही होता है विसरण में, ठीक है। और यहाँ 2 कोशिकाएं हैं, अभी कोशिकाएं बताऊंगा इसका क्या कार्य है। ये 2 कोशिकाएं हैं, शुक्रजन कोशिका और सर्टोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका के द्वारा क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। कैसे होता है, यहाँ से एक शुक्रजन कोशिका लेना है 2n जो कि द्विगुणित होना चाहिए, यानी कि 2n अगर, और इसे हम लोग इसमें पहले समसूत्री विभाजन करेंगे। समसूत्री विभाजन करने के बाद यहाँ 2n यानी कि द्विगुणित रहेगा। ये आपका प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं। फिर इसमें आपको अर्धसूत्री विभाजन करना है, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन, तब आपका n और n अलग हो जाएगा, अगुणित हो जाएंगे, और इसे द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं कहते हैं। फिर हमें अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड करना है। अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड करोगे तो यहाँ n 4n प्राप्त होंगे, और 4n इसे हम लोग कहते हैं शुक्राणु परशु। और शुक्राणु परशु क्या होगा, ये विकसित होता है, मतलब बहुत ज्यादा विकसित होने के बाद शुक्राणुओं का निर्माण करता है। तो शुक्राणु की पूरी प्रक्रिया समझ में आई, समझ में आ गया होगा, कुछ है नहीं स्टूडेंट। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ, क्या क्या समझाऊंगा। देखो स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। 2 कोशिका बताया था। नंबर 1 शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ अगर मैं एक, देखो ये बनाया, ठीक है, बना लिया। अब इसमें मैंने लिया शुक्राणु, शुक्राणु है, ठीक है। शुक्राणु है। अब ये तो हो गए शुक्राणु, लेकिन अगर कोई चीज है तो उसे यहां मैं आप लोगों को बताता हूं। ये यहां देखो, ये सब हैं सर्टोली कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। वैसे थोड़ो नहीं, वैसे रहती हैं, इनको पोषण भी चाहिए। तो ये जो होती हैं सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। ये स्टूडेंट किशोरावस्था में ये प्रक्रिया होता है। क्या, किशोरावस्था में, ठीक है, समझ में आया। शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, सर्टोली कोशिका। तो सर्टोली कोशिका जो होती है शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं। तो यहां से शुक्राणु जनन या शुक्र जनन आप लोगों को पूरा समझ में आ गया, समझ में आया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शुक्रजन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, समझ में आया, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये प्रक्रिया देखिए, शुक्रजन द्वारा हम लोगों ने शुक्राणु का निर्माण कराया। पहले हम लोगों ने समसूत्री विभाजन, फिर अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट, फिर अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड, फिर यहाँ से क्या हुआ, शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। तो बहुत ही इजी था शुक्रजनन या शुक्राणु जनन। अब हम लोग आगे वाला प्रोसेस, यहाँ से शुक्राणु का निर्माण कराए, अब हम लोग देखेंगे जो अगला प्रोसेस है वो अंडाणु जनन। यहाँ से अंडाणुओं का निर्माण होगा, वो कैसे होगा, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट। अगला हमारा टॉपिक है स्टूडेंट अंड जनन। अंड जनन को मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से समझना, तभी समझ में आने वाला है, ठीक है। यहाँ आप लोग समझिए, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। अंडाणु जनन भी कह सकते हो। तो अंडाशय जो होता है स्टूडेंट, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है, ठीक है। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। अंड जननी का निर्माण भ्रूण के समय होता है। देखो स्टूडेंट, अंड जननी जो होता है, अंड जननी का निर्माण जो होता है भ्रूण के समय होता है, जनन के बाद नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी आप लोगों को बहुत लंबा प्रोसेस चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चित्र पे आएंगे, लेकिन यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण ही अंड जनन कहलाता है। अंड जननी का निर्माण भ्रूण के समय होता है, जनन के बाद नहीं होता है। यहाँ एक चित्र देखिए, ठीक है, फुल है। अब इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो अंड का निर्माण कैसे होता है, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखो, यहां आप लोगों को लेना है एक कोशिका,
एक कोशिका जो कि है द्विगुणित 2n, ठीक है। एक कोशिका आपने लिया, यहां आप लोगों को लिखना है पूर्वावस्था में। पूर्वावस्था में इसमें कोई विभाजन नहीं होता है, ठीक वैसे ही रहता है, ठीक है। पूर्वावस्था में, ठीक है। तो कुछ नहीं, ये अवस्था में, ठीक है। पूर्वावस्था में क्या होगा, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर वही आएगा 2n, ठीक है, 2n। और इसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट प्राथमिक अंडक। क्या कहते हैं? प्राथमिक अंडक। ये जो है प्राथमिक अंडक। फिर ये क्या हुआ स्टूडेंट, आगे देखिए, ऐसे ही आप लोग देखते रहिए, ऐसे फिर ये आगे चलकर, ठीक है, फिर ये आगे चलकर प्राथमिक पुटक बन जाती है। यहां देखिए प्राथमिक पुटक जिसके बाहर लेयर हो जाते हैं। देखो इस लेयर, ये जो होता है स्टूडेंट कणिकामयी कोशिका का स्तर चारों ओर हो जाता है, ठीक है। और इसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक पुटक। प्राथमिक पुटक, ठीक है स्टूडेंट, ये जो होता है प्राथमिक पुटक। फिर ये आगे क्या होता है, यहां भी ये आगे ये बन जाता है स्टूडेंट, इसके ऊपर फिर से एक लेयर चढ़ जाता है, एक लेयर और आता है। इसे कहते हैं द्वितीयक पुटक। द्वितीयक पुटक, ठीक है, समझ में आया। फिर आगे यहां भी ये 2n ही है। अब यहां इसका होता है विभाजन। इस पर हमें वैसे ही लेयर को चढ़ाना है। और इसे हम लोग कहते हैं तृतीय पुटक। प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ठीक है। और इसमें जो होता है स्टूडेंट, यहां और यहां ये आपका बड़ा रहेगा, इसमें यन और यन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यन, यहाँ 2n था, ये यन और यन, ठीक है, देख लेना, ठीक है। चित्र अभी बहुत ही थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो ये जो होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक इसे कहते हैं स्टूडेंट द्वितीयक अंडक। और इसे कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड। ये जो नीचे होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रथम ध्रुवीय। इधर कर में थोड़ा समझ में आएगा, ध्रुवीय पिंड, प्रथम ध्रुवीय पिंड। अब ये जो होता है स्टूडेंट तृतीय पुटक, ये जो होता है तृतीय पुटक जो होता है, ये बदल कर परिपक्व पुटक में बदल जाता है, परिपक्व पुटक में बदल जाता है। तो ये जो होता है स्टूडेंट, ये क्या करता है स्टूडेंट, जो तृतीय पुटक होता है स्टूडेंट, ये बदल कर क्या हो जाता है, परिपक्व पुटक। यहाँ n है और यहाँ हमें इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाना है।
ठीक है, ये पहले समझो, ये है परिपक्व पुटक, ये क्या है, परिपक्व पुटक। देखो पहले क्या हुआ, देखो यहाँ 2n एक कोशिका इसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था में, फिर ये प्राथमिक अंडक 2n बना, फिर यहाँ आगे चलकर फिर ये प्राथमिक पुटक, इसके बाहर एक लेयर चढ़ गया जिसे कहते हैं कणिकामयी कोशिका का स्तर, ठीक है। फिर आगे चलकर ये प्राथमिक पुटक, फिर ये द्वितीयक पुटक बना, ठीक है। यहाँ इसका विभाजन हुआ n और n, इसे कहते हैं द्वितीयक अंडक, इसे कहते हैं प्रथम ध्रुवीय पिंड, और इसे हम लोग तृतीय पुटक कहते हैं। फिर आपका तृतीय पुटक जो है ये बदल कर परिपक्व पुटक में बन गया, और इसे हम लोग कहते हैं परिपक्व पुटक, ठीक है। और इसके ऊपर जो लेयर होता है स्टूडेंट, इसे कहते हैं जोना, जोना प्लेउसिडा, जोना प्लेउसिडा, ठीक है। इसे जो इसके ऊपर लेयर है स्टूडेंट, ये देखो इनके ऊपर एक लेयर है, इसे हम लोग कहते हैं जोना प्लेउसिडा, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट, ये जो होता है तृतीय या परिपक्व पुटक, ठीक है, इसके आगे क्या होता है, ये फटकर, ठीक है, ये फटकर जो होता है अंडाणु का निर्माण करती है। कैसे, समझो। इनके अंदर ये, ठीक है, ये फटकर क्या हुआ, यहां अंडाणु का निर्माण हुआ। ये क्या है, ये है स्टूडेंट अंडाणु, क्या है, ये है अंडाणु। तो देखो ये प्रोसेस आप लोगों को समझना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन हार्ड नहीं है। आप लोग यहाँ देखिए, एक 2n है, 2n कोशिका है, यहाँ इसमें पूर्वावस्था में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो ये 2n, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है पूर्वावस्था में। फिर प्राथमिक अंडक बन जाता है, फिर यहाँ आता है प्राथमिक पुटक, ये इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है जिसे कणिकामयी कोशिका का स्तर कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आगे चलकर फिर ये द्वितीयक पुटक बन जाता है, 2n, यहाँ इसका विभाजन होता है n और n, इसे कहते हैं द्वितीयक अंडक, और इसे कहते हैं प्राथमिक ध्रुवीय पिंड, और ये जो होता है इसे तृतीय पुटक कहते हैं। फिर आगे चलकर जो तृतीय पुटक होता है वो परिपक्व पुटक में बदल जाता है। परिपक्व पुटक के अंदर इसके जो लेयर को उसे जोना प्लेउसिडा कहते हैं। फिर ये फटकर क्या होता है, इसे थोड़ा मोटा कर दें लेयर को, फिर ये अंडाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहां मैं आप लोगों को अंडजननी का निर्माण, ठीक है, अंडजननी में आप लोगों को बता दूं क्या है। समझ में आया कैसे होता है अंडाणु का निर्माण? सॉरी स्टूडेंट, अंडजननी, अंडजननी क्या है स्टूडेंट? फिर मैं आप लोगों को नीचे थोड़ा सा समझा दूंगा चित्र से, ठीक है। इसे अभी थोड़ा सा, अंडजननी का निर्माण मादा के भ्रूण के समय, मादा के भ्रूण के समय होता है, ठीक है। इसका निर्माण जो मादा के भ्रूण के समय होता है, जन्म के बाद नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ एक हाफ चित्र समझो मादा जनन तंत्र का, अब आगे बना ही है, ठीक है। ठीक, ये हाफ है। तो देखो स्टूडेंट, ये थोड़ा नीचे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जो होता है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने बताया अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, तो ये अंडाशय है और अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं स्टूडेंट, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण करने के बाद ये यहाँ आते हैं अंडवाहिनी में, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ये कैसे मिलते हैं, ठीक है। ये है एक अंडाशय, अंडकोशिका, ठीक है, जिसका निर्माण हुआ अंडाणु।
इसमें यन और एन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें जब स्टूडेंट शुक्राणु आता है तो इसके अंदर जाता है और फिर भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था अंड जनन, अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। तो आप लोग इसे नोट जरूर कर लेना स्टूडेंट, नोट जरूर आप लोग इसका बनाइए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इजी था, ठीक है। अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले तो आप लोग नोट के लिए अंड जनन नोट कर लीजिए, अंड जनन होता गया है, ठीक है। फिर ये अंड जनन की पूरी प्रक्रिया समझा दूं, यहाँ आप लोग नीचे लिख भी सकते हो, एक कोशिका 2n जिसमें अर्धसूत्री विभाजन पूर्वावस्था में होने पर फिर से प्राथमिक अंडक 2n होता है। फिर इसके बाद एक प्राथमिक पुटक जिसके चारों ओर क्या है, एक लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कणिकामयी कोशिका का स्तर हो जाता है। फिर आगे द्वितीयक पुटक बनता है, फिर तृतीय पुटक बदलकर परिपक्व पुटक में बदल जाता है। परिपक्व पुटक में जो यन होता है उसके लेयर को जोना प्लूसिडा कहते हैं। फिर ये फटकर क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो अब हम लोग आगे का प्रोसेस देखेंगे। अब यहाँ हम लोग समझेंगे स्टूडेंट निषेचन। निषेचन क्या होता है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है निषेचन पूर्व घटना है। अब निषेचन और निषेचन पश्च घटना कुछ नहीं है, एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो निषेचन क्या है समझो। शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन, शुक्राणु का अंडाणु के साथ संलयन होना ही निषेचन कहलाता है, ठीक है। शुक्राणु का अंडाणु के साथ निषेचन होना ही या संलयन होना ही निषेचन कहलाता है, निषेचन कहलाता है, ठीक है। तो ये है निषेचन। तो देखो यहाँ जैसे शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु है प्लस अंडाणु है, अंडाणु है। इन दोनों में जब देखो ये क्या है, शुक्राणु है और ये अंडाणु है, इनमें यन ये आगुणित होते हैं, इनमें यन, ठीक है, यन गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और इसका जब संलयन होता है तो युग्मक का निर्माण होता है, किसका, युग्मक जिसका n मिलकर 2n, ठीक है, होता है। और इसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और इसमें 23 गुणसूत्र। अब 23 गुणसूत्र देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 46 गुणसूत्र। और हाँ, ये 46 नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि ये 46 गुणसूत्र देंगे तो 46 कितना हो जाएगा, 2 भाई 92 गुणसूत्र, जो कि ये बिल्कुल रॉन्ग है। 23 गुणसूत्र देंगे, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, 23 गुणसूत्र देंगे और यहाँ 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा निषेचन। अब हम लोग देखेंगे निषेचन पश्च घटना। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा है, ठीक है। निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत क्या है, देखो इसके अंतर्गत है भ्रूण का निर्माण होना, ठीक है। जो भ्रूण होता है उनका विकास होना, ठीक है, भ्रूण उद्भव, ये निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज में भ्रूण का विकास होना, ठीक है, युग्मनज में भ्रूण का विकास होना ही निषेचन पश्च घटना कहलाता है। निषेचन पश्च घटना कहलाता है। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 है। अब आप लोग जो छोटे छोटे बिल्कुल टॉपिक बचे हुए हैं उन्हें आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। जो समझाने का तरीका था, मैं आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक समझा दिया है, ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छूटा है। अब बहुत छोटे छोटे टॉपिक भले छूट गए हों, ठीक है। तो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कम से कम 5000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द वीडियो बना सकूं, ठीक है। सपोर्ट करो चैनल को ताकि ये भी चैनल आगे जाए, ठीक है। और स्टूडेंट इस पर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसे वीडियो जरूर देता रहूँगा। तो स्टूडेंट जो आप लोगों का सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैंने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, उन क्वेश्चन का आंसर देने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो स्टूडेंट फिलहाल